कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात काफ़ी अशुभ होती है, तो कुछ लोग ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। मैं सच बताऊं तो मैं भी उन लोगों में से हूं जो इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, और मैं इसे अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ भी नहीं मानता। पर पर वो भयानक अनुभव जिसने मेरी समझ को पूरी तरह बदल कर रख दिया, उस दिन के बाद से मैं शायद इन चीज़ों में विश्वास करने लगा हूँ। या यूँ कहो कि मेरे को ये दुनिया देखने की जो जो नज़रिया होता है वो पूरी तरह से मेरा बदल गया है। ये वक्त उस समय का था जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और ख़ुद के खर्चों का जुगाड़ करने के लिए कभी कभार पिताजी का रिक्शा भी चलाया करता था। दिन में पूरे दिन पढ़ाई करने की वजह से या फिर कॉलेज वॉलेज जाने की वजह से मैं काफ़ी बिजी रहता था, इसलिए मैं रिक्शा रात को चलाया करता था। उस रात भी मैं रिक्शा लेकर निकलने ही वाला था। वो रात अमावस्या की रात थी और मेरी माँ मुझसे बार बार कह रही थी कि अमावस्या की रात बाहर नहीं पड़ते। पर मुझे इन सब बातों पे कोई भरोसा ही नहीं था, इसलिए मैंने उनकी एक ना सुनी और उन्हें विज्ञान की कुछ बातें समझाकर पैसेंजर ढूंढने बाहर निकल पड़ा। रात के करीब 8:30 बज रहे थे, लेकिन ताज्जुब वाली बात तो ये थी कि रास्ते पर भीड़ इस समय बहुत कम थी, जो कि अक्सर नहीं होता था। अक्सर रोज इसी समय पर बहुत भीड़ होती थी, पर उस रात भीड़ एकदम ना के बराबर थी। पैसेंजर की तलाश में 40 मिनट गुजर गए, पर कोई पैसेंजर ही नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा शायद इस अमावस्या होने के कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं पड़ते होंगे और इसलिए कोई यात्री भी नहीं मिल रहा। मैं घर वापसी के लिए निकल ही रहा था कि अचानक मेरी रिक्शा को एक लड़की ने रुकाया और उसके साथ एक लड़का भी था। और जब मैंने उनके हाव भाव देखे तो उससे मुझे प्रतीत हुआ कि वो दोनों ही काफ़ी डरे हुए दिख रहे थे। उन्होंने मेरी रिक्शा को रुकाते हुए कहा, भैया क्या आप हमें नुक्ता ब्रिज तक छोड़ देंगे? उस समय जिस रिक्शा स्टैंड पर मैं रुका हुआ था वहाँ से नुक्ता ब्रिज करीब 1 घंटे दूर पड़ता था, और मैंने उनसे तुरंत कहा, देखिए यहाँ से नुक्ता ब्रिज काफ़ी दूर है और वापसी के दौरान अक्सर कोई यात्री भी नहीं मिलता, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप वापसी का किराया मेरे को देना चाहें तो शायद कुछ हो पाएगा। उन्होंने मेरी बात पूरी भी नहीं सुनी थी और तुरंत मेरे को मंजूरी दे दी। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगने लगा जैसे आज मेरी लक्की दिन हो। इस डबल भाड़े के सहारे मेरे पूरे हफ्ते भर का खर्चा निकल जाएगा, ये ख्याल सोचकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा था। पर जैसे ही वो दोनों मेरे रिक्शे में बैठे, अचानक बड़ी तेज़ बिजली गिरने लगी और एकदम से तेज़ बारिश होने लगी। दिसंबर के महीने में बारिश आना, ये बात मुझे मुझे थोड़ी विचलित करने लगी थी, पर यह पहले भी कई बार हो चुका है, इसलिए मुझे ये बात कुछ खास अनहोनी नहीं लगी। बारिश बड़ी तेज़ गिरने लगी थी, इसलिए मैं संभल कर रिक्शा चला रहा था। मैंने गौर किया कि करीब आधा घंटा बीत चुका था, पर ये दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उनसे पूछा, साहब आपको छोड़ना कहाँ पर है? मतलब ब्रिज पे ही छोड़ना है या ब्रिज से थोड़ा नीचे छोड़ना है या फिर आगे शहर के अंदर? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ ब्रिज पर ही छोड़ दो, हमें उधर ही उतरना है। कुछ समय बाद बारिश और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। उस रात का अंधेरा बहुत गहरा था, ये मुझे धीरे धीरे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात की शांति में कोई गुमनाम राज छुपा हो। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा था, पर उस रात के खामोशी के पीछे कुछ अजीब बात ज़रूर थी। मैं इस ख्याल में डूबा हुआ था, तब अचानक उस लड़के ने मुझसे कहा, अरे भाई आज तो अमावस्या है, जानते हो ना, तुम्हें डर नहीं लगता? हमने उस रिक्शा स्टैंड पर कई रिक्शे वालों को पूछा, पर इतना दूर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और तुम तुरंत मान गए, ऐसे क्यों? इस पर मैंने जवाब दिया, ये सब चीज़ों में मेरा विश्वास नहीं है साहब। सीधी सी बात है, अगर कभी कोई आत्मा मुझे दिखे
तो ही तो मैं यकीन करूँगा ना साहब। फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैंने मेरे घड़ी में समय देखा, तब रात के 12:30 बज रहे थे और इस जोड़े की मंजिल भी नज़दीक आ रही थी। वो लड़की जो इतने समय तक कुछ भी नहीं बोली थी, उसने उसके साथ बैठे लड़के से पूछा, जो पिछली बार हुआ था वो इस बार तो नहीं होगा ना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं पता, और आशा करते हैं कि वैसा कुछ ना हो। मुझे उन दोनों की आवाज़ में डर की भावना साफ साफ महसूस हो रही थी। ऐसा क्या हुआ था पिछले बार जिस वजह से ये दोनों इतना डरे हुए हैं? ये बात समझने की उत्सुकता मेरे मन में बढ़ती जा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनसे पूछा, अरे भैया, पर यहाँ ऐसा क्या हुआ था पिछली बार? मेरे इस प्रश्न पर उन दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस अधूरी बात की जिज्ञासा मुझे बहुत समय तक सताए जा रही थी, इसलिए मैंने उनसे वापस पूछने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा। तब मैं समझा कि दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं। उनकी आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। यह अधूरा रहस्य मेरे मन को खाए जा रहा था, पर मुझे लगा शायद कुछ हुआ हो जो ये बताना ना चाह रहे हो, इसलिए मैंने वापस ये सवाल नहीं किया। आखिर उनकी मंजिल आ चुकी थी और मैंने एक बहुत ही अजीब बात पर गौर की। मैंने देखा कि इतनी तेज़ बारिश में भी उस समय ब्रिज पर कई लोग भीगते हुए खड़े थे और एक दूसरे से शायद बात कर रहे थे। रात के करीब 1 बज रहे थे और रात के 1 बजे इतनी भीड़ देखना ये बड़ा ही विचित्र दृश्य था, क्योंकि इतने पूरे रास्ते भर में एक भी इंसान नहीं दिखा था और यहाँ ब्रिज पर इतने गहरे सन्नाटे में इतने सारे लोगों की भीड़ देखना ये मुझे बहुत असामान्य मंजर लग रहा था। जैसे ही मेरी रिक्शा उस ब्रिज के करीब आने लगी, वो पूरी भीड़ हमारी तरफ देखने लगी। फिर हम उस ब्रिज के नज़दीक पहुंच रहे थे कि अचानक पीछे बैठी लड़की ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, कुछ भी हो जाए यहाँ मत रुकना, अब वही होने वाला है जिसका हमें डर था। ये बात सुनते ही मुझे अनजाने चिंता ने अचानक से घेर लिया। असल में क्या होने वाला है ये बात का पता ना होकर मुझे अज्ञात खौफ ने हिलाकर रख दिया था। और इतने में अकस्मात से कोई गाड़ी हमारे पीछे की तरफ से जोरों से हॉर्न मारने लगी। मैंने पीछे के मिरर से देखने की कोशिश की, तब मैंने जाना कि एक सफ़ेद रंग की ट्रैवलर बस एकदम तेज़ रफ्तार से हमारे पीछे आ रही है। मैं सोच में पड़ गया कि इतने समय तक किसी भी वाहन की आवाज़ दूर दूर से नहीं आई थी, फिर ये बस अनायास कहाँ से आ गई? अचानक मेरे दोनों पैसेंजर्स ज़ोरों से चिल्लाने लगे और मुझे हमारी रिक्शा के नीचे से ज़ोरदार वाइब्रेशन महसूस होने लगी। उन वाइब्रेशंस की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि हमें लगने लगा शायद कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। मुझे जानना था असल में हो क्या रहा है, इसलिए मैंने फिर से पीछे के मिरर में देखा। तब जो दृश्य घटित हुआ उससे मेरा मानसिक संतुलन पूरी तरह हिल गया। मैंने देखा कि वो ब्रिज हमारे पीछे की तरफ से टूट रहा है और हमारी रिक्शा के पीछे जो बस थी वो ब्रिज टूट जाने की वजह से नीचे नदी में गिर रही है। इस भयानक दृश्य को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो दृश्य मैंने देखा क्या वो हकीकत है या कोई भयानक सपना है। मदद के लिए चीखते हुए उन बस के यात्रियों की आवाज़ें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी, पर फिर खुद को और मेरे रिक्शे के यात्रियों को बचाने के लिए मैंने रिक्शे को फुल स्पीड पर चलाया और शायद हमारा नसीब हमारे साथ था, इसलिए हम ब्रिज के उस पार सुरक्षित पहुंच गए। और कुछ अंदर बाद मैंने रिक्शा को रोक दिया। जो दुर्घटना हुई उसकी स्मृति बार बार आंखों के सामने आ रही थी। मेरा संपूर्ण शरीर डर से कांप रहा था और मैं पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गया था। मैं उस दुर्घटना से जिंदा बच निकला, ये बात का यकीन मेरे जहन तक नहीं पहुंच रहा था। उन डूबते हुए बस के पैसेंजरों को शायद
किसी तरह से बचा सकूं। ये नीयत से मैं पीछे ब्रिज की तरफ दौड़ ही रहा था। तब मेरी नज़र मेरे रिक्शे के पैसेंजर सीट पर गई। तब मुझे एक और सदमा लगा, क्योंकि पैसेंजर सीट पूरी तरह खाली था और उस कपल का कहीं कुछ पता नहीं था। मैंने तुरंत उन्हें आसपास ढूंढा, पर वो दोनों मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। ये देख मैं सोच में पड़ गया कि इतनी जल्दी वो दोनों कहाँ गए। फिर मैंने कई बार उन्हें आवाज़ दी, पर किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं मिला और इतने गहरे अंधेरे में कुछ खास दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर मुझे उन बस में डूबते हुए यात्रियों की याद आई और मेरी नज़र उस ब्रिज की तरफ दौड़ गई। और जैसे किसी बिजली के तार का तीव्र झटका लगा हो, वैसा उस दृश्य के झटके से मुझे लगा। जो ब्रिज कुछ ही समय पहले मेरे आंखों के सामने टूट गया था, उसके साथ कई यात्रियों से भरी हुई बस नीचे नदी में गिर गई थी। वही ब्रिज को अभी देखा तो एकदम सही सलामत था। फिर मैं तुरंत नीचे नदी में उस डूबती हुई बस को ढूंढने की कोशिश करी, पर वो डूबती हुई बस भी मुझे दिख नहीं रही थी। मुझे मेरी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लगने लगा था कि कहीं मैं कोई पागल तो नहीं हूँ, या कहीं वो सारी घटना सिर्फ मेरे मन का भ्रम था। मैं उस नदी में देखते हुए सोच रहा था और उस गहराई में मैं डूब रहा था। अचानक किसी की आवाज़ ने मुझे उस सपने से सचेत कर दिया। जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर वही लड़की खड़ी थी जो मेरी पैसेंजर थी। मैंने उसे झिझाते हुए पूछा, अरे तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है अभी क्या हुआ था यहाँ पर? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि बस कहाँ है? मैंने एक सांस में झिझलाते हुए सब कुछ बोल दिया। फिर उस लड़की ने मुझे शांत करा और बोला, मेरे साथ नीचे चलो इस ब्रिज से पहले, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर मैं जब उसके साथ नीचे आया तो वहीं पर मेरा दूसरा पैसेंजर, जो कि एक लड़का था, वो ऑटो में बैठा हुआ था और उसने बताया कि हम पानी लेने गए थे, पास ही में प्याऊ है। फिर उन्होंने उसके बाद उस बस के बारे में और उस ब्रिज के बारे में जो मुझे बताया, उसे सुन के तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक बस गोवा घूमने के लिए निकली थी, जिसमें सारे पैसेंजर ट्रैवलर के थे। और जब वो इस ब्रिज पे आए तब इस ब्रिज का काम थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था, क्योंकि यहाँ के मालिक की लापरवाही की वजह से उन्होंने बोर्ड वहाँ पर लगाया नहीं था, जो नो वेटिंग का होता है, जिसकी वजह से वो पुल बीच में ही टूट गया और बस, जो कि पूरी की पूरी पैसेंजर से भरी थी, वो पूरी की पूरी नीचे पानी में गिर गई और सारे पैसेंजर्स की डेथ हो गई, क्योंकि नीचे ऑयली प्लांट फॉल हो चुका था, जिसकी वजह से बस में आग भी लग गई और शायद जिन पैसेंजरों की जान बच सकती थी वो भी नहीं बच पाए। मेरा मुंह इस समय ब्रिज की तरफ था, तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता इस ब्रिज के बारे में? और तुम मुझसे आते समय एक बात कह रहे थे, मतलब अपने आप से जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर फिर दोबारा वही हादसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो तुमने क्यों बोला? उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी फ़िक्र थी, क्योंकि इससे पहले जब हमारा ऑटो वाला हमें लेकर आया था यहाँ पर, तो हमारी उन आत्माओं ने बेहद दर्दनाक तरीके से मौत कर दी थी और हमारे ऑटो में भी वैसी आग लगा दी थी जैसे कि बस में लगी थी। और अगर हम तुम्हारे सामने नहीं चीखते तो शायद आज तुम भी नहीं बचते। तभी मैंने एकदम से चौंकते हुए बोला कि क्या? और उनकी तरफ देखा। तब मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना वो लड़का ना वो लड़की जो अभी अभी मुझे कहानी बता रही थी। मतलब कि अभी अभी जिसने मुझे एक कहानी बताई, क्या क्या वो भी कोई प्रेत आत्मा थी? मुझे ये सब घटनाओं से गहरा सदमा लगा था और सहन ना होने के कारण मैं वही रास्ते के निकट सो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तब सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने देखा कि मेरी रिक्शा वही रास्ते के साइड पर खड़ी थी। मैंने बिना कोई बात सोचे सीधा रिक्शा को चालू करके घर की ओर चलने लगा। घर पर पहुंचते ही
माता पिता को मैंने संपूर्ण घटना बताई और जो भी हुआ उसे मैंने भूलने की बेतहाशा कोशिश की, पर कई महीनों तक उस दृश्य को मन से निकाल पाना मेरे लिए संभव हो गया था। जो हुआ वो असलियत में हुआ या फिर कोई भ्रम था या कोई मेरा बुरा सपना, ये मुझे पता नहीं। पर इस बात का कई साल तक मुझ पे गहरा सदमा रहा। अब आज की तारीख में मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं पूरे देश भर के काम के सिलसिले में सफ़र करता हूँ। पर उस अनुभव के बाद मुझे फिर से रात को सफ़र करने की हिम्मत भी नहीं हुई। अरे लक्की, बेटा जल्दी करो, ट्रेन का समय हो रहा है। राधा जी ने अपनी बेटी लक्की, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसको आवाज़ लगाई, जो कब से अपने कमरे में आईने के आगे खड़ी थी। उफ मम्मी, बस हो गया, आई बस। लक्की ने जवाब दिया और ड्रेसिंग टेबल से अपनी झुमकी उठाकर पहनी और एक बार खुद को देखा। गोरा रंग, उभरे तीखे नैन नक्श, काले लंबे बाल और लंबी हाइट में वो एकदम परफेक्ट लग रही थी। आज लक्की और उसका परिवार काफ़ी सालों बाद उसकी नानी के घर दिल्ली से बनारस जा रहे थे। लक्की और उसका छोटा भाई आदि, वो दोनों छोटे थे तब अक्सर बनारस जाया करते थे, लेकिन कुछ सालों से उन्होंने बनारस की शक्ल ही नहीं देखी थी। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम दोनों? जल्दी करो, बाहर टैक्सी आ गई है, कुंवरपाल ने घर में घुसते ही बोला और सामान लेकर टैक्सी में रखने लगे। कुछ देर बाद ही वो लोग ट्रेन में थी। सब बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश तो लक्की थी। इसकी दो वजह थी। एक तो वो काफ़ी अरसे बाद बनारस जा रही थी और दूसरा, उसे बनारस जाकर उसे वो मिलने वाला था जो उसे दिल्ली की भीड़ भाड़ में नहीं मिल पाता था। पूरे दिन के सफ़र के बाद सुबह के 11 बजे आखिरकार वो सब बनारस स्टेशन पहुंच ही चुके थे। कुछ ही देर में लक्की को उसके शुभम मामा दिखाई दिए, जो स्टेशन पे उन्हें ही लेने आए थे। और शुभम, तुम्हारा क्या चल रहा है? लक्की की माँ ने अपने भाई शुभम से पूछा। वो लोग इस समय एक जिप्सी में थे और घर जा रहे थे। लक्की तो बहुत ही रोमांचित होकर बाहर के नज़ारे देख रही थी। जल्दी ही वो सब अयोध्या कॉलोनी, जहाँ उसके नाना का घर था, वहाँ पहुँच चुके थे। शुभम मामा ने लक्की के पिता के साथ सारा सामान घर में रखवाया। उन सभी का बहुत ही ज़ोरदार स्वागत हुआ। नानी तो दोनों बच्चों की बधाई लेते नहीं थक रही थी। अब रात का 1 बजे थे। अयोध्या कॉलोनी में पूरे तरीके से शांति पसरी हुई थी। कॉलोनी का लगभग आधा हिस्सा अंधकार में डूबा हुआ था। चांद की हल्की सी चांदनी इस अंधकार से लड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी। सभी अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन लक्की की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बस अपने फ़ोन में गुम थी कि तभी ठीक ठाक की आवाज़ से उसका ध्यान फ़ोन से हटा। उसने देखा कि खिड़की के दोनों पल्ले हवा में हिल रहे थे। उसने अपना फ़ोन उठाया और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और बाहर का नज़ारा देख के उसके होश उड़ गए। इस काली अंधेरी रात में लक्की अपने खिड़की के सामने दिखने वाले उस सूखे पेड़ को देख रही थी। उसकी आंखों में अलग ही रोमांच नज़र आ रहा था, लेकिन उस नज़ारे को देख उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा था। डर के कारण उसका गला सूखने लगा था। माथे पे पसीने की बूंदें साफ बता रही थीं कि वो इस समय कितनी डरी हुई है, लेकिन फिर भी उसके कदम खिड़की के पास जड़ चुके थे। उसने महसूस किया खिड़की से हवा आने के कारण टेबल पर रखी मैगज़ीन के पन्ने ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ा रहे थे। इस आवाज़ को सुनने के बाद भी
उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खिड़की से हटाकर पीछे देख सके। तभी उसने महसूस किया कि हर तरफ इतनी भयानक शांति पसरी हुई है कि उसे अपने तेज हो चुकी सांसें और दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने थोड़ी हिम्मत की और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और उस पेड़ की फ़ोटो क्लिक करने लगी। कैमरे की फ्लैश लाइट की वजह से उस अंधेरे में हल्का सा प्रकाश हुआ। अभी उसने कुछ ही पिक्चर क्लिक की थी कि उसे मैगज़ीन के पन्नों और अपनी सांसों के अलावा एक और स्वर सुनाई दिया। वो किसी के कदमों और पायल की आवाज़ थी, जो उस भयानक सन्नाटे में बहुत खौफनाक लग रही थी। अब तो लक्की का जी खराब होने लगा। वो सदमे और डर से कांप रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पलटे या कमरे की लाइट ही ऑन करे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ वो पायल की आवाज़ उसके और करीब आ रही है, और करीब। शायद वो जो भी था अब उसके कमरे में था। लक्की की आंखें डर से बंद हो गईं और तभी उसे अपने कंधे पे एक हाथ महसूस हुआ। उसने एकदम से आंखें खोली और बस चिल्लाने का मुंह खोला ही था कि किसी ने उसका मुंह भी बंद कर दिया और इसी के साथ कमरे की लाइट भी ऑन हो गई। लक्की ने सामने देखा। उसकी माँ गुस्से से समझाते चेहरे के साथ खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। राधा ने लक्की के मुंह से हाथ हटाया और गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है लक्की? तुमसे कितनी बार कहा है सुधर जाओ और बंद करो आधी रात में उठकर फालतू के फोटोग्राफी के तमाशे। किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। हमें लगा था बनारस आकर तुम ये सब भूल जाओगी बेटा। तुम तो यहाँ एक कदम और आगे बढ़ रही हो। अगर तुम्हारे पापा को पता लगा ना तुम्हारे इस फालतू शौक के बारे में, तो जो जॉब तुम कर रही हो ना उसे फिर भूल ही जाना। अब चुप करके सो जाओ, सुबह हम लोग घाट देखने जाएंगे। राधा जी लक्की को डांट के जाने ही वाली थी कि लक्की ने बोला, मम्मी। हाँ, अब क्या है? आपकी ये पायल बदलो, क्या खतरनाक आवाज़ करती है यार। बोलकर लक्की हंसने लगी। राधा ने उसे घूरा तो वो चुप करके अपने बिस्तर में दुबक गई। राधा के जाने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और उस पेड़ की तस्वीरें देखने लगी। अंधकार में उस कैमरे की फ्लैश लाइट में सामान्य सा दिखने वाला पेड़ बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। फिर उसने अपना व्हाट्सएप खोला और अनायास ही उसकी उंगली किसी की प्रोफाइल पर जाकर रुक गई। वो अर्थ था, उसका दोस्त, जिसने अभी 1 महीने पहले ही लक्की का ऑफिस ज्वाइन किया था। और जब से लक्की ने उसे देखा था वो तो बस उसकी दीवानी हो गई थी। उसकी उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या नहीं करती थी वो। और जब उसे पता लगा अर्थ को हॉरर फोटोग्राफी का शौक़ है, तो बस उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए उसका ये शौक़ भी अपना लिया। वरना उसे कहाँ आती थी ये फ़ोटोग्राफी। उसने तो सेल्फी के अलावा कोई फ़ोटो ही नहीं ली थी अब तक। आज के लिए गए सूखे पेड़ की तस्वीरों से वो संतुष्ट तो थी नहीं, लेकिन उसने सोच लिया था कल वो एक फ़ोटोग्राफ अर्थ को सेंड कर देगी। उसे बेसब्री से इंतज़ार था अब सुबह का। लक्की अभी सोई हुई थी कि उसे एहसास हुआ कि उसकी चादर धीरे धीरे नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। लक्की की सारी नींद काफूर हो गई। उसने आंखों को और ज़ोर से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भूत भूत, बच जाओ बचाओ। तभी उसके कानों में किसी के हंसने का स्वर सुनाई दिया। उसने झट से आंखें खोली और सामने देखा। सामने उसका छोटा भाई आदि खड़ा हंस रहा था। जाहिर है ये चादर खींचने वाली हरकत उसी ने की है। लक्की ने कहर भरी नज़रों से आदि को देखा तो वो सिटपिटा गया। और इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, आदि तुरंत ही बोल पड़ा, दीदी पापा बहुत गुस्से में हैं, सब तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमें घाट देखने भी जाना है ना, और बिना
बिना लक्की का जवाब सुने तुरंत कमरे से निकल गया। लक्की उठी और फ्रेश होने चली गई। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। लक्की अकेली ही टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। मम्मी ने बड़े प्यार से उसके लिए आलू के पराठे बनाए थे। इतना प्यार देख के वो अपनी डाइटिंग भूल के बड़े चाव से पराठे खा रही थी। सामने ही लिविंग रूम में उसके नाना अखबार पढ़ रहे थे। माथे पर उनकी चिंता की लकीरें साफ बता रही थी कि वो इस समय कोई गंभीर खबर पढ़ रहे थे और परेशान थे। क्या हुआ पापा? राधा ने पूछा, जो कब से अपने पिता के चेहरे पर बदलते भाव को देखकर परेशान हो रही थी। अरे होना क्या है, वही रोज की कहानी। आज फिर एक लाश मिली है पुलिस को। राधा के पिता राजेंद्र जी ने हताश भाव में जवाब दिया। अरे तो कौन कहता है सुबह सुबह अखबार पढ़ने को, जब पता है ऐसी खबरें इंसान का पूरा दिन खराब कर देती हैं। नानी जी भी तबाक से बोल पड़ी। अरे तो क्या करूं, सब जानते समझते भी जो हो रहा है उसे आंखें बंद करके देखता रहूं बस। राजेंद्र जी अखबार पलटते हुए बोले। नानी उठी और भुनभुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। हाँ, जैसे सारे ज़माने की चिंता फिक्र करने का ठेका सिर्फ आपने लिया है। हाँ, लक्की जो अब तक का कनखियों से अपने नाना नानी की बातें सुन रही थी, उसे अब रहा नहीं गया और वो अपने नाना के पास आई और पूछा, किस तरह की खबर छपी है, मुझे भी तो बताओ कोई। क्या बताऊं बेटा, हमारे शहर में कुछ दिनों से कुछ बहुत अजीब घट रहा है। लोग आए दिन गायब हो रहे हैं। इन गायब हुए लोगों की संख्या अब तक करीब 200 पहुंच चुकी है, जिनमें से कुछ ही लोगों की सिर्फ लाश ही मिली है, वो भी छत विक्षत हालत में। इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस को अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। राजेंद्र जी ने चिंता जताते हुए कहा। काशी लक्की जो बड़े ध्यान से सुन रही थी, उसे अब थोड़ा थोड़ा डर सताने लगा था। उसे सोच में डूबा देख उसकी माँ समझ गई कि ज़रूर लक्की ने इस बात को अपने दिमाग पे हावी कर लिया है। जो जानती थी लक्की छोटी छोटी बातों पर भी अक्सर डर जाया करती है। अरे लक्की बेटा, तुम अभी यहीं बैठी हुई हो, घूमने नहीं जाना है क्या? जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ। राधा ने लक्की का ध्यान हटाते हुए बोला। लक्की उठी और तैयार होने अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसे याद आया, उसने जो पिक्चर रात में ली थी वो उसने अर्थ को नहीं भेजी थी। तो उसने सोचा पहले क्यों ना अर्थ को कॉल की जाए। फ़ोन कान पर लगाया कि तभी बहुत तेज़ कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर लक्की चौंक गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर खिड़की खुली हुई थी। अरे ये कैसे खुल गई? इसे तो मम्मी ने रात ही बंद कर दिया था, लक्की ने चौंकते हुए कहा। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। बाहर वही सूखा पेड़ खड़ा था। कुछ तो बात थी उस पेड़ में जो वो उससे एक खिंचाव का आकर्षण महसूस करती थी। तभी उसे ऐसा लगा कोई था उस पेड़ के पीछे, मतलब किसी की झलक देखी उसने जो उसे ही देख रहा था। लक्की और झुककर देखने लगी, कोशिश करने लगी कि उसे कोई दिख जाए, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो अभी उस पेड़ को देख ही रही थी कि उसकी माँ की आवाज़ आई जो उसे बुला रही थी। लक्की ने खिड़की बंद की और जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई। शाम के करीब 5 बज रहे थे। लक्की और उसका परिवार घाट से वापस आ लौटा था। गंगा के घाट के पास भव्य आरती होने के बाद उसके पापा ने वापस घर जाने के लिए कैब कर ली थी और वो बनारस की गलियों से होते हुए सीधा राम मिलोन वदहिया पर पहुंची, जिसके पास ही लक्की की नानी का घर था। लक्की के दिमाग में अभी भी वही पेड़, उस परछाई के ख्याल आ रहे थे।
तभी उनकी गाड़ी जोर के झटके के साथ रुक गई। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? लक्की के पिता ने पूछा। पता नहीं, शायद कुछ खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ, लक्की के मामा ने जवाब दिया, जो ड्राइव कर रहे थे। सब लोग गाड़ी से बाहर निकल गए। मामा गाड़ी देखने लगे, साथ ही लक्की के पिता भी। ओहो, लगता है इंजन गर्म हो गया है, मैं देखता हूँ, पास ही में नदी है, पानी मिल जाएगा। ये बोलकर मामा जी पानी लेने चले गए। राधा और लक्की की मामी वहीं बैठे बैठे इधर उधर की बातें करने लगे। लक्की अपने भाई के साथ वहीं आसपास घूमने लगी। दोनों इधर उधर घूम के एक खंडर के पास पहुंचे। वाह दी, यहाँ तो देखने के लिए बहुत कुछ है। आदि, नहीं रुक, वापस चलते हैं, मामा और पापा आ गए होंगे। लक्की भी चिल्लाती हुई उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन तब तक आदि अंदर जा चुका था। पता नहीं क्यों, पर लक्की उस सुनसान वीराने से खंडर से दहशत सी हो रही थी। वो उस खंडर के मुहाने तक पहुंची, लेकिन उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो वहीं खड़ी होकर आदि को आवाज़ें लगाने लगी। तभी उसे अपने भाई आदि की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। लक्की बहुत घबरा गई। उसने हिम्मत की और धड़कते दिल के साथ उस खंडर में कदम रख दिया। वो एक टूटा फूटा सा पथरीला महल था, जहाँ कभी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, पर अब उसकी दरकती धसकती दीवारों का कोई भरोसा नहीं रह गया था। इसलिए वो अधिकतर वीरान ही पड़ा रहता था। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है। वहाँ एक प्रेमी जोड़ा चोरी छुपे अंदर चला गया था। अंदर अजीब सी भूलभुलैया थी। वो लड़की तो कुछ दिनों बाद मिल गई, लेकिन लड़का आज भी लापता था। और उस लड़की से भी कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि वो भी अजीब पागलों जैसी हो गई थी। वो बड़ा सा हॉल था, या यूँ कहे हॉल का आंगन मिला जुला रूप था। उसके एक तरफ से बहुत सारे झरोखे बने हुए थे और दूसरी तरफ एक गलियारा था, जहाँ एक लाइन में कमरे बने हुए थे। महल का यह हिस्सा पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। लक्की के शरीर में डर से सिरन पैदा होने लगी। वो इस समय एक एक खिड़की के पास खड़ी थी, जहाँ से शाम की लालिमा नजर आ रही थी। वो अभी इधर उधर देख ही रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा। उसने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। आदि, कहाँ है तू? देख, मजाक मत कर, मजाक का समय नहीं है। सब इंतजार कर रहे होंगे, चल बाहर, बाहर चलते हैं, चल। लेकिन कोई आवाज़ रिप्लाई में नहीं आई। उसे अब अपने भाई की चिंता होने लगी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन कर लिया और उस अंधेरे में डूबे गलियारों की तस्वीरें लेने लगी। तस्वीरें लेते लेते उसे ध्यान ही नहीं रहा। वो गलियारों से होते हुए वहाँ बने एक कमरे के दरवाजे तक पहुँच गई थी। और तभी जैसे ही उसने एक और पिक्चर क्लिक की, उसे अंधेरे में फ्लैशलाइट की रोशनी में कोई दिखा, कोई साया। लक्की चीखते हुए पीछे हटने को हुई, लेकिन उस साए ने उसे कमरे में खींच लिया। लक्की, लक्की दी, उठो दी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और डरते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो एक कमरा था, जहाँ फ़ोन के फ्लैशलाइट की अपर्याप्त रोशनी थी। सामने उसका भाई आदि बैठा उसे जगाने की भरपूर कोशिश करने लगा था। थैंक गॉड दी, तुझे होश तो आया। मैं तो डर ही गया था, अगर तुझे कुछ हो जाता तो बेवजह सब मेरी बैंड बजा देते। और दी, तुझे सोने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? कहीं और भी सो सकती थी, आदि ने हंसते हुए कहा। उसे याद आया
जब वो आदि को ढूंढते हुए यहाँ इस महल में आई थी, तब उसे यहाँ किसी के होने का एहसास हुआ था। और जब वो इस गलियारों की फ़ोटो ले रही थी, तभी उसने यहाँ किसी को देखा था, और उसी ने तो यहाँ अंदर उसे खींचा था। वो उठ बैठी और उसके एक चपाट लगाते हुए बोली, गधे, ये कोई मजाक का समय नहीं है। मैंने यहाँ किसी को देखा था, उसी ने मुझे अंदर खींचा, और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या लकी थी, तू कहीं भी शुरू हो जाती है। ये बेकार की कहानी बना के न जाने तुझे क्या मिलता है। इधर उधर देख, हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देख, तूने जरूर ये पिलर देखा होगा, और इसे देख कर ही तू भूत समझ रही होगी। उसने दरवाजे के पास बने एक पिलर की तरफ इशारा किया, जिस पर एक लकड़ी की आकृति बनी हुई थी। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने सच में यहाँ किसी को देखा था। एक मिनट रुक, मेरा फ़ोन, मैंने उसकी फ़ोटो ली थी। रुक 2 मिनट। लक्की ने हड़बड़ाकर फ़ोन की गैलरी चेक करी। ये क्या, फ़ोटो कहाँ गई? अभी तो क्लिक की थी। लक्की ने हैरान नज़रों से कभी फ़ोन तो कभी अपने भाई को देखा। फ़ोन में उस गैलरी की एक भी फ़ोटो नहीं थी। मुझे क्या पता, मुझे ऐसे मत देख, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तेरे फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं पता। आदि ने जल्दी से बोला। लक्की दी, तूने पक्का कोई सपना देखा होगा। चल अब जल्दी चल, बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में मेरी मदद कर। कब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घूम फिर के इसी हॉल में वापस आ जाता हूँ। अगर हम जल्दी नहीं गए तो पापा तो हम दोनों को सच में भूत बना देंगे। आदि को भी लक्की की ये आदत ज़रा भी पसंद नहीं थी कि वो हॉरर फ़ोटो क्लिक करने के लिए अपनी बेकार सी कहानियों से माहौल को जबरन ही डरावना बनाने की कोशिश करती थी। वो दोनों उस हॉल से बाहर निकल रहे थे। लक्की ने पीछे मुड़कर उस गलियारे को देखा। उसे पूरा यकीन तो अभी भी था कि जो कुछ भी हुआ था वो कोई वहम नहीं था या कोई सपना नहीं था। आदि को यह देखकर काफ़ी हैरानी हुई थी कि लक्की बड़े आराम से बाहर निकलने के रास्ते पहचानती थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो यहाँ पहली बार आई हो। अरे लक्की, आदि, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। राधा ने उन दोनों को देखकर चिंता से बोला। हाँ बच्चों, तुम लोगों को अकेले नहीं जाना चाहिए था। तुम लोगों के लिए ये जगह नई है, और आजकल जो माहौल यहाँ बना हुआ है, उसके बाद तो इस तरह तुम लोगों को अकेला घूमना ही नहीं चाहिए। मामा दोनों को समझाते हुए बोला। अरे फिक्र मत कीजिए मामा जी, हम दोनों बस यहीं पास में एक महल में गए थे, जो थोड़ा खंडर टाइप का बना हुआ है। अजीब भूलभुलैया थी, मैं तो रास्ता ही भटक गया था, लेकिन लक्की दी की वजह से हम बाहर निकल गए। मुझे नहीं पता था मेरी बहन का माइंड इतना शार्प है। आखिरी लाइन बोलते हुए आदि जोर से हंस दिया। ये सुनते ही मामा और मामी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। "क- क्या तुम दोनों उस खंडर में गए थे?" मामी ने कहा। मामा के चेहरे पर भी इस समय डर के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने सबको सख्ती से गाड़ी में बैठने को कहा और तेजी से वहां से गाड़ी घर की तरफ निकाल ली। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। राधा, कुंवरपाल और आदि चुपचाप मामा मामी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लक्की विंडो सीट पर बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। उसका दिमाग अभी भी उसी महल में उलझा हुआ था। आज की कहानी है मेरे एक दोस्त राहुल की, जो उसने मुझे हाल ही में बताई थी। मेरा दोस्त राहुल टूरिस्ट की कार चलाता था, तो इसीलिए उसे बहुत बार दूर दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन उसे मुंबई से नासिक जाने के लिए भाड़ा मिला। वह चारों लड़के ही थे,
उन्हें अपने किसी दोस्त की शादी में मुंबई से नासिक जाना था। उन्हें रात में निकलना था और दूसरे दिन फिर से नासिक से मुंबई आना था। रिटर्न भाड़ा मिल रहा था, इसलिए राहुल भी तैयार हो गया। रात में 2 बजे तक निकलना हुआ। राहुल अपने तय किए हुए टाइम पर निकल गया। वहाँ उन चारों में से 3 जन तो पहुँच गए, पर उनका एक दोस्त अभी तक नहीं पहुँचा था। उसको आने में वक्त लग गया और उसकी वजह से इनको निकलने में रात के 11 बज गए। मुंबई से नासिक के बीच कसारा घाट पड़ता है और ये घाट बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं और बड़े बड़े भूतिया किस्सों के लिए बहुत मशहूर है। राहुल भी ये बात जानता था, पर उसका इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह लोग रात के 1:30 बजे के आसपास कसारा के पास पहुंचे। उन सभी को भूख लगी थी, तो राहुल ने कार को एक ढाबे पे रोक दिया। वहाँ उन सभी ने खाना खाया और उनको वहाँ से निकलने में 2:30 बज गए। राहुल ने ढाबे के बाजू में एक पंचर वाले से कार में हवा भरवा ली और उसे पैसे दिए। तो वह बोला, कहाँ जा रहे हो भैया? राहुल ने बोला, कछु ना भैया, ये नासिक तक जाना है। तो वह पंचर वाला बोला, मालिक आज अमावस की रात है और ये घाट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी सलाह मानिए, रात बहुत हो गई है, जरा संभल के जाना। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाई और कार में बढ़कर वह वहाँ से निकल गया। राहुल ने कार में रेडियो लगा रखा था और सभी गाना सुनते सफ़र का मज़ा ले रहे थे और उन्होंने घाट चढ़ना शुरू किया। अमावस होने की वजह से पूरा रास्ते में अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ कार की लाइट जहाँ तक जा रही थी उतना ही दिखाई दे रहा था। तभी अचानक रेडियो बंद चालू होने लगा। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन चारों लड़कों में से एक चिल्लाया, अरे भाई सामने देख। राहुल ने सामने देखा तो एक औरत लाल साड़ी पहनकर रास्ते के बीच में खड़ी थी। राहुल ने तभी कार रोकी और उस औरत से कहा, ओ बहन जी, ऐसे रास्ते में क्यों खड़ी हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? उसने कहा कि मुझे थोड़ा आगे छोड़ देंगे। कार में सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते थे, तो राहुल ने मना कर दिया। पर उन लड़कों में से एक, जो राहुल के बगल में आगे बैठा था, उसने कहा, बिठा ले भाई, मैं पीछे मेरे दोस्त की गोद में बैठ जाता हूँ। अब इतनी रात में ये बेचारी लड़की कहाँ जाएगी? इंसानियत के नाते ही सही इसकी मदद हो जाएगी और हमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल के उसने जैसे कार का दरवाज़ा खोला, वैसे ही फिर से ज़ोर से बंद करके डर के मारे चिल्ला के बोला, भाई कार कार भगा भाई। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया। उसने कार को फुल स्पीड में दौड़ाया। उस लड़के के दोस्तों ने उससे बार बार पूछा, तू इतना डरा हुआ क्यों है और गाड़ी क्यों भगाने को बोला? उस पर वह कांपते हुए बोला कि जैसे ही मैं कार से उतरने के लिए दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा उसके पैर उल्टे हैं। ये सुनकर राहुल के साथ साथ सारे लोग डर गए और जल्दी घाट से बाहर निकलने लगे। राहुल गाड़ी को फुल स्पीड में बढ़ाने लगा। कम से कम 120 की स्पीड थी उसकी कार की। वह थोड़ी ही दूर तक गए होंगे कि अचानक कार के साइड मिरर पे वह औरत दौड़ती हुई कार के पीछे आ रही थी। राहुल ने जैसे ही उसमें देखा तो उसके डर के मारे पसीने छूटने लगे। उन लड़कों ने भी जब पीछे पलट के देखा तो वह भी डर से चिल्लाने लगे। वह औरत कार के साथ ही भाग रही थी और बड़ी डरावनी आवाज़ में चिल्ला रही थी। घाट के उस अंधेरे रास्ते में ऐसा लग रहा था कि मानो वह लोग बार बार घूमकर उसी जगह पर आ रहे हैं। घाट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह औरत कार के साथ ही भागे जा रही थी। अभी तो उसने भयानक रूप धारण कर लिया था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो चुका था। आँख, नाक और मुंह में से खून बह रहा था। ये सब देखकर वह सब लोग डर के मारे पूरे ठंडे हो गए थे। आज मरना पक्का है, ऐसा उन सबको लग रहा था।
लगभग 1.5 घंटे बाद जब घाट ख़त्म हुआ तो वह औरत वहीं रुक गई और बड़ी डरावनी हंसी में उनकी तरफ देखती रही। राहुल ने कार को और स्पीड में भगाया और वह लोग घाट की सीमा से बाहर आ गए। वह सुबह 6 बजे नासिक पहुँचे। सारे काफ़ी घबराए हुए थे। उन लड़कों में से एक को तो बुखार से शारीरिक बढ़ाव बढ़ गया था। जब उन्होंने सारी घटना बताई, गांव वालों ने कहा कि आप लोग नसीब से बच गए, वरना कल अमावस थी और उस घाट पर बहुत सारे लोगों की एक्सीडेंट से जान गई है। तो उन्हीं की आत्मा भूत बनकर आने वाले रास्तों को और राहगीरों को सताती है। उस दिन वह लोग शादी के बाद रात में भी गांव में ही रुक गए और दूसरे दिन सुबह को निकल के नासिक से मुंबई गए। तब से राहुल रात का सफ़र कभी नहीं करता और वह भी अब मानने लगा है कि अगर भगवान है तो भूत और प्रेत भी है। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आपको कभी भी अपनी कहानी भेजनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो मेल है या फिर इंस्टा का लिंक है, आप उस पर भेज सकते हैं। जैसे कि मेरे को अभी रवि जी ने भेजी अपनी कहानी। तो आगे की कहानी उन्हीं की आवाज़ में। मेरा नाम रवि है। मेरी एक आदत है, मैं अक्सर कहीं ना कहीं नई नई जगह घूमने जाया करता था। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले जाया करता था। मेरा एक दोस्त है, मेरा साथी करण, जिसके साथ मैंने बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर सफ़र तय करा है। लेकिन उस दिन शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी, या यूँ कह लो कि शायद मेरी चुनावी गलत थी। क्योंकि उस दिन बहुत दिनों बाद हम दोनों ने कहीं जाने का प्लान बनाया था और उस जगह का नाम था भांगड़ किला। ये नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने भी इस जगह के बारे में बहुत सुना था। परिवार वालों के बार बार मना करने के बाद भी भांगड़ विजिट करने गए थे। भांगड़ के लिए जो ट्रेन होती है वो सूरत से अलवर की थी, यानी कुल मिला के 17 घंटे 45 मिनट का सफ़र था। 1037 किलोमीटर दूर अलवर का मशहूर भूतिया किला भांगड़ के बारे में जब हमने गूगल पे सुना तो हमारा एक बार को वहाँ जाने का मन बदल भी गया था। लेकिन फिर मेरे दोस्त करण ने कहा, अरे भाई ये सब कहानियाँ हैं बस, और वैसे भी हम कैमरा लेके चलेंगे और वहाँ पर वीडियो बनाएंगे ताकि सबको पता लगे कि यहाँ जैसा फैलाया जाता है वैसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। इसके बाद मैंने भी हाँ कर दी। ट्रेन में बैठने के बाद लगभग 17 घंटे 45 मिनट के सफ़र के बाद हम पास ही के होटल में रूम लेकर सो गए। सुबह तैयार होकर हाथ में कैमरा लेकर हम किले की तरफ चल पड़े। किले के बाहर हमने एक बोर्ड देखा जहाँ लिखा था, किले में शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले अंदर जाना सख्त मना है। जब हमने समय देखा तो सुबह के 7:30 बज रहे थे, इसलिए हम पास के चाय की दुकान पर वहाँ पर रुक गए। हमने चाय वाले से बातचीत की, सोचा क्या पता अंकल थोड़ा बहुत बता ही दें और हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। अंकल 2 कप चाय बनाना। वह चुपचाप चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद चाय देकर, कहाँ जा रहे हो बेटे? अंकल जी हम भानगढ़ किला जा रहे हैं, ज़रा घूमने जाएंगे, वो भी रात में। चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा यहाँ पर। क्या कह रहे हो अंकल? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। तभी करण ने बीच में बोला, नहीं तो क्या होगा अंकल? वह चाय वाला कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठ गया। वह डर के मारे कांप रहा था। ये देखकर हमने उनसे पूछा, क्या हुआ अंकल, आप इतना डर क्यों रहे हैं? चाय वाले ने डरते हुए धीमी आवाज़ से कहा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे। वह काले कपड़े वाला आदमी, तुम कभी भूल नहीं पाओगे उसे। अंकल पता नहीं क्या कहे जा रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। बस ये कहकर उस आदमी ने हमें वापस जाने के लिए बार बार मजबूर करा, लेकिन हमने उसकी एक ना सुनी और हम किले के अंदर गए। अभी 9 बज रहे थे। उस आदमी की बात सुन
हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। शाम 7 बजे तक सब उस भानगढ़ किले से बाहर चले गए। वहाँ पुलिस वाले ताला लगाकर चले गए। हम दोनों ने टॉर्च ऑन की और किले के अंदर जाने लगे। उस अंधेरे में मेरा पेट किसी चीज़ से टकराया और मैं नीचे गिर गया। करण ने मुझे खड़ा किया। जब हमने पीछे देखा तो हम दोनों बहुत घबरा गए, क्योंकि मैं किसी लाश के पैरों से टकरा कर गिरा था। हम उसे देखने के लिए नज़दीक गए। तभी अंधेरे में से किसी ने उस लाश को खींच लिया और घसीटते हुए उसे कमरे में ले गया। हम दोनों में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम उस कमरे में जाएं। हम डरते डरते आगे बढ़े। तभी हमारे सामने एक बुढ़िया जा रही थी और वो हमसे काफ़ी दूर थी, इसलिए हम उसे ठीक से देख नहीं पाए। हम उसके नज़दीक जाते तब तक वह हमारी आंखों से ओझल हो गई। बहुत देर चलने के बाद हमने सोचा अब लगभग 90 मीटर जाकर आएंगे। हम आगे बढ़ते गए और जब हम वापस जाने के लिए मुड़े तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गया और हम दोनों वापस भागे। भागते भागते अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। हम दोनों बिना पीछे देखे ज़ोर से भाग रहे थे। भागते भागते हम किले के बाहर पहुँचे। हमने दीवार कूदी और होटल की तरफ गए। हम दोनों बहुत डर चुके थे, लेकिन मैंने कैमरे में सारी घटना को कैद कर लिया था। थकान में हमने कैमरा टेबल पर ही रख दिया था। लगभग रात के 3 बजे अजीब अजीब आवाज़ों के कारण मेरी आँख खुल गई। जब मैंने सामने देखा तो मैं सो गया, क्योंकि काले कपड़े वाला आदमी जिसकी बस परछाई दिख रही थी, उसके हाथ में मेरा कैमरा था और देखते देखते उसने मेरा कैमरा जला दिया। ये देख मैं बेहोश हो गया। सुबह मुझे करण ने उठाया। करण और वहाँ के लोगों ने मेरी सारी की सारी बात मान ली थी, पर सूरत में मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सच में उस सफ़र के बाद मैं कभी भी भूतिया जगह पर नहीं गया, क्योंकि वह काले कपड़े वाला आदमी मुझे अब तक याद है। ये जो कहानी है ये आज से लगभग 30 साल पहले की है, और ये जो कहानी ये एक गांव की कहानी है। लगभग 30 साल पहले भोलापुर में 2 बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था स्नेहा और दूसरी का नाम था पार्वती। दोनों के परिवार साथ रहते थे। स्नेहा की उम्र 50 साल के करीब थी और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था रिंकी। परिवार में 2 बेटे भी थे। स्नेहा जिस मकान में रहती थी उस मकान में अचानक से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि दोपहर के समय अचानक से चूल्हा जल जाना, बरामदे में पड़ी खाट अचानक ज़मीन से ऊपर हो जाना, चाय पकाने की सुगंध आने लगना, बर्तन गिरना और डरावनी आवाज़ें आना वगैरह। दिन प्रतिदिन अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ में जीने लगा। स्नेहा के परिवार ने पाठ पूजा, मंत्र हवन ये सब करने के लिए ओझा को और ज्योतिषों को बुलवाया और पारलौकिक भूतिया घटनाओं की वजह बताई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये घटनाएं कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ने लगी। अंत में हार मानकर स्नेहा और उनके परिवार ने घर छोड़ के वहाँ से चले जाने का फ़ैसला कर लिया। स्नेहा और उनकी बेटी अपना सामान बांधने लगी। तभी उनके पड़ोसी सीताराम आई और समझाया कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है, समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करो और वही सही रहेगा। सीताराम की सलाह सुनने के बाद स्नेहा और उसका परिवार हिम्मत जोड़कर रुकने का फ़ैसला कर लिया और उसके बाद घर पर होने वाली सारी समस्याएं और असामान्य घटनाओं को सारे के सारे नज़रअंदाज करने लगे। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य घटनाएं कम होने लगी और स्नेहा के परिवार का जीवन सामान्य होने लगा। नगर में स्नेहा के अनुभव की बात फैलने पर
नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ये पता चला कि जिस मकान में स्नेहा का परिवार रहता है, उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वह मकान हड़प लिया था और मरने वक्त मकान मालिक का जी उसी मकान में था। इसी कारण वह मकान किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता। स्नेहा और उनके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह लोग मकान और उसके मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति का उपाय करवा देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह मरने के बाद भी किसी वस्तु में रह जाए तो उसके छुटकारे के लिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान देना चाहिए और अतृप्त व्यक्ति की आत्मा के छुटकारे के लिए खास पूजा अर्चना और शांति पाठ किए जाते हैं। आज भी स्नेहा के वंशज परिवारजन उस मकान में शांति से रह रहे हैं और इस घटना के उपचार के बाद आगे कभी उस घर में कोई असामान्य घटना नहीं घटी। मुंबई के मांझी ज़िले में बसा एक छोटा सा गांव है रूका, जिसके बारे में माना जाता है कि यहीं से काले जादू और डायनों का उद्भव हुआ था। बहुत से लोग बंगाल को भी काले जादू का गढ़ मानते हैं, लेकिन जहाँ तक डायनों के अस्तित्व की बात है तो उनकी शुरुआत यहीं से मानी गई है। शताब्दी में पहली बार डायनों से संबंधित घटनाएं होने लगी थीं और तब से लेकर आज तक हम इस खौफ की चपेट में हैं। काले जादू के बल पर महिलाएं डायन का रूप धर लेती हैं और आम वासियों को परेशान करती हैं, जिसकी वजह से इस गांव की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इस गांव की एक महिला शाली, जिसके डायन बनने के बाद से इस डर की शुरुआत हुई और देखते ही देखते डायनों की टोली यहाँ आकर बस गई। गांव के लोग बेहद भोले भाले थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये अजीब अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। आए दिन किसी न किसी की मौत, जवान लड़कों के गायब हो जाने वाली घटनाएं। पूरा गांव एक दहशत में था। बुरी ताकतों और काले जादू की स्वामिनी डायनों का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा। खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर वह जवान लड़कों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती और फिर उन्हें मार डालती थी। उनके रक्त से वे कई तांत्रिक साधनाएं करती थी। एक दिन गांव वालों को समझ आ गया कि इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वे डायनों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। डायनों को पकड़कर उन्हें पेड़ के साथ बांधकर वे उन्हें जिंदा जलाने लगे, लेकिन बुरी ताकत इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ती है। मरते मरते डायनें ये कहकर गईं कि वे वापस ज़रूर आएंगी और अपना बदला ज़रूर लेंगी। आज ये गांव सुरक्षित तो है, लेकिन डायनों के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तभी तो आज भी इस गांव की सीमा के अंदर बहुत सी चीज़ें, जैसे पेड़ों पर कील ठोकना, पेशाब करना, थूकना या रात को पेड़ों के पास सोना वर्जित है। ऐसे तो सारे स्कूल और हॉस्टल में भूत की एक कहानी ज़रूर होती है, तो ऐसी ही एक स्टोरी मेरी भी है जो मेरी ज़िंदगी में हुई थी। उसको मैं लिख रही हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं छठी कक्षा में थी। मैं हॉस्टल में रहती थी। उस समय मैं एक ऐसी लड़की थी जो कभी भूत या प्रेतों में भरोसा नहीं करती थी, पर जब मैं हॉस्टल में गई मेरे मन में एक डर बैठ गया। कुछ घटना के बाद मैं हॉस्टल में थी। स्कूल के बहुत रूल थे। मॉर्निंग में 5 बजे से एक्सरसाइज और रनिंग, वो भी ग्राउंड में आकर। तो 4 बजे जागना ही होता था। फिर फ्रेश होकर तैयार होते हैं सारे बच्चे। मैं भी उन्हीं में से एक थी। उस समय मैं 9 बजे डिनर कर 10 बजे तक सो जाती थी। और एक दिन की बात है, मेरी नींद रात के 2 बजे के आसपास खुली। मैं बाथरूम में गई। मैं हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर पर थी और बाथरूम ग्राउंड फ्लोर पर था। जब मैं नीचे गई, मुझे किसी के रोने की दबी हुई आवाज़ आती सुनाई दी। मैं जूनियर हाउस में थी और आवाज़ सीनियर साइड से आ रही थी। मैं भी आवाज़ सुनकर सीनियर साइड चली गई। मुझे लगा हो सकता है किसी को मेरी ज़रूरत हो। मैं सारे बाथरूम में देख ली पर मुझे कोई भी नहीं दिखा, पर आवाज़ आती रही। फिर मैं कुछ सोची और वापस आने लगी। मैं पहली बार लाइफ में थोड़ा डर गई। मैं आई और सो गई।
जब सुबह मैं तब तैयार हुई तो मैंने नीचे ग्राउंड में जाने से पहले अपने बेड पार्टनर को सारी बातें बता दी। फिर उन्होंने जो बताया मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। वो बताई उस हॉस्टल में 2 भूत हैं, पर वो कभी किसी को परेशान नहीं करते, सिर्फ दिखाई देते हैं या उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वो बताई 2 भूत जिसके सर कटी हुई होती हैं, वो रात में सफ़ेद